हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है वह है कार्डियक आउटपुट। अगर हम इसका इम्पोर्टेंस का बात करें, अगर हम सीबीएस की बात करें, पूरा हॉल चैप्टर सीबीएस का बात करें, तो अगर कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो वह आपका कार्डियक आउटपुट है। अगर 99% भी अपन बात करें इम्पोर्टेंस का, तो वो कम होगा कार्डियक आउटपुट के लिए। अगर इसमें हम कार्डियक आउटपुट में क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले अपन डेफिनेशन का बात करेंगे, क्या डेफिनेशन है इसका और क्या उसका फॉर्मूला होता है और उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है और क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करेगा कार्डियक आउटपुट को। और दूसरा है मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को मेजर करने का क्या क्या मेथड है वो भी अपन बात करेंगे। बाकी के जो ये 3 अपन हैं इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 1 में, और बाकी के जो फैक्टर है और जो मेथड होती है वो अपन सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कार्डियक आउटपुट का, तो कार्डियक आउटपुट का सिंपली मतलब क्या हो गया है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। मतलब कितना ब्लड का पंपिंग हो रहा है प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा पर मिनट में। यहाँ पे कंसंट्रेट करना, ये पर मिनट में कितना प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा पर मिनट में, मिनट में ईच वेंट्रिकल के द्वारा कितना ब्लड का पंपिंग हो रहा है, इसे अपन क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। अगर एक टर्म आता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, इस कार्डियक आउटपुट को समझने के लिए अपन बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंपिंग होता है प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा, लेकिन यह पर बीट का बात करता है। यहाँ पे कार्डियक आउटपुट पर मिनट का बात करता है। अगर अपन बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम का, यह पर बीट का बात करेगा। अगर हम एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम बोले तो यह 70 ml होता है। कितना होता है? 70 ml होता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे इसी पे हम बात करें कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला के बारे में, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। किसमें? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अगर बात करें इसको डिराइव करते हैं कार्डियक आउटपुट कितना हो सकता है, हम जानते हैं अभी जस्ट पढ़े हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है। अगर हम हार्ट रेट का बात करेंगे तो नॉर्मली 72 होता है, 72 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो 5040 ml पर मिनट होता है। इसका मतलब 5 लीटर पर मिनट आ गया ना। मतलब कार्डियक आउटपुट कितना हो गया? यह अप्रोक्स 5 लीटर पर मिनट। कितना? 5 लीटर पर मिनट हो गया। अगर हम कार्डियक इंडेक्स का बात करेंगे तो कार्डियक इंडेक्स क्या होता है? यह होता है कि कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर। किसका? पर स्क्वायर मीटर। अगर हम बॉडी सरफेस का एरिया लेंगे यहाँ पे, मतलब बॉडी सरफेस एरिया, वहाँ पे मतलब कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कार्डियक इंडेक्स बोलेंगे। मतलब कि पर मीटर मतलब पर स्क्वायर मीटर। अगर बॉडी सरफेस का बात करेंगे, बॉडी सरफेस का एरिया का बात करेंगे, पर स्क्वायर मीटर में कितना कार्डियक आउटपुट है उसे अपन बोलेंगे कार्डियक इंडेक्स। अगर इसका एवरेज वैल्यू देखें तो 3.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें कार्डियक रिजर्व क्या होता है, कार्डियक रिजर्व देखो क्या होता है, यह एक डिफरेंस होता है। किसमें? ये डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट। मतलब कितना मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट है और वह कार्डियक आउटपुट रेस्ट में कितना है, अगर दोनों का डिफरेंस अपन निकालेंगे तो वह बताएगा हमें कार्डियक रिजर्व का, कार्डियक रिजर्व को बताएगा। अगर कार्डियक और रिजर्व का हम फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट माइनस कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट। अगर हम बात करें नॉर्मली जो रेस्टिंग का कार्डियक आउटपुट है, तो नॉर्मल पर्सन में यह लगभग मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 to 5 टाइम्स रिजर्व हो सकता है कार्डियक रिजर्व। अगर हम कोई भी एथलीट का बात करें तो वहाँ पे उसका रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट के रेस्पेक्ट में वो 7 to 8 टाइम्स उसका कार्डियक रिजर्व हो सकता है, 7 to 8 टाइम्स। ये तो अपन बात कर लिए कार्डियक रिजर्व का।
तो एक सिंपली आता है कि दूसरा टॉपिक इसमें फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट, कौन सा फैक्टर कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करेगा। तो एक चीज़ याद रखना, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इसका मतलब जो फैक्टर स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करेगा वो फैक्टर कार्डियक आउटपुट को भी अफेक्ट करेगा, मतलब जो फैक्टर हार्ट रेट को अफेक्ट करेगा वो फैक्टर आपको कार्डियक आउटपुट को भी अफेक्ट करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम का। किसका? स्ट्रोक वॉल्यूम का। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम में दो रेगुलेशंस अपन बात करेंगे, एक तो हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन का, एक होमोमेट्रिक रेगुलेशन का। नाम से पता चल रहा है हेट्रो, इसका मतलब यहाँ पे लेंथ का चेंजिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे लेंथ का चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो लेंथ का चेंजिंग देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे लेंथ का चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा होमोमेट्रिक में। तो होमो का मतलब होता है सेम, मैट्रिक मतलब लेंथ, जहाँ पे लेंथ सेम हो। इसका मतलब क्या लेंथ सेम हो अपन फर्दर बात करेंगे अभी यहाँ पे। अगर हम हेट्रोमेट्रिक का बात करेंगे इसका मतलब यहाँ पे लेंथ चेंज होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन से बोलता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर। जो मसल्स फाइबर है ना, हार्ट का जो मसल्स है उस मसल्स का जो इनिशियल लेंथ है, उस मसल्स फाइबर का इनिशियल लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स हो जाएगा हार्ट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कैसे होता है अपन थोड़ा सा डीपली चले। सपोज दैट अपन क्या मानते हैं कि हमारे हार्ट में राइट एट्रियम में वीनस के थ्रू ब्लड आएगा। ये जो ब्लड आएगी ना तो इससे क्या हो जाएगा, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना चाहेगा और यहाँ पे प्रेजेंट होता है मसल्स, हार्ट के पास मसल्स, और जितना जितना ब्लड आएगा तो इस मसल्स का स्ट्रेचिंग होगा, इस मसल्स का स्ट्रेचिंग होगा। याद रखो कोई भी एक रबड़ है आपके हाथ में, इस मान लो सपोज दैट ये रबर है, इस रबर को आप जितना स्ट्रेच करोगे फिर छोड़ने के बाद उतना फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जितना इसमें ब्लड फिल होगा इसका स्ट्रेचिंग उतना ज़्यादा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट उतना फास्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल लेंथ ऑफ मसल्स फाइबर, यही बात बोल रहा है। तो एक याद रखना, इसको अपन समझते हैं कैसे, वीनस रिटर्न का मतलब हो गया कि सिंपली अपन वीनस रिटर्न का बात करेंगे, मतलब फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पेरीफेरी बैक टू द राइट एट्रियम। बोल सकते हैं कि जो हमारे बॉडी से पूरा मतलब पूरा पेरीफेरी वगैरह हर जगह से राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है ना उसे अपन बोलते हैं वीनस रिटर्न। क्या बोलेंगे उससे? वीनस रिटर्न बोलेंगे। मतलब जो ब्लड आपके राइट एट्रियम में फिल हो रहा है और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं, वीनस रिटर्न को बोल सकते हैं फ्लो of blood from the periphery back to the right atrium। मतलब फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पेरीफेरी बैक टू द राइट एट्रियम, जो ब्लड राइट एट्रियम में पेरीफेरी से आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, वीनस रिटर्न। ये जो वीनस रिटर्न है, अगर वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो क्या इस वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो इसका मतलब ब्लड का फिलिंग होगा इस एट्रियम में ब्लड का फिलिंग होगा, तो एट्रियम में ब्लड बढ़ेगा तो यह एट्रियम से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में। जो स्ट्रेचिंग मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो मसल्स फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यह मसल्स फाइबर का क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा। तो मतलब क्या होगा, जैसे ही वीनस रिटर्न बढ़ेगा, वीनस रिटर्न का मतलब हो गया जो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो मतलब ब्लड जो इकट्ठा होगा आपका एट्रियम में वो भी तो बढ़ेगा, वो भी ब्लड बढ़ेगा। मतलब इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो ब्लड डायस्टोलिक फेज में जो रहता है तो क्या ब्लड का क्या होता है, फिलिंग होता है राइट एट्रियम में, तो फिलिंग जो होगा ये इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो यह क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल में फिर ब्लड आएगा तो यह स्ट्रेच करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज इनिशियल लेंथ, और इसी इंक्रीज इनिशियल लेंथ को अपन बोलेंगे प्री लोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, प्री लोड बोलेंगे। याद रखना प्री लोड क्या होता है, प्री लोड होता है कि इनिशियल स्ट्रेचिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लो। यह होता है इनिशियल स्ट्रेचिंग किस चीज़ का, कार्डियक मसल्स का।
कार्डियक मसल्स का। और याद रखना कब, प्रायर टू कॉन्ट्रैक्शन, प्रायर टू कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से पहले का जो होता है इसे हम क्या बोलेंगे। और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का अपन बात क्या करते हैं, फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का जब तक कंप्लीटली फीलिंग नहीं होगा तो क्या हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। मतलब यह किससे रिलेट करेगा, रिलेटेड टू वेंट्रिकल फीलिंग, वेंट्रिकल फीलिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका इनिशियल लेंथ है जो इंक्रीज हो रहा है, या इनिशियल लेंथ इंक्रीज होगा, इसका मतलब प्री लोड इंक्रीज हो रहा है, तो वह जितना रबर को आप खींचोगे फिर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मतलब इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इसी फेनोमिना को अपन बोलेंगे फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स में भी आपको यह लॉ पूछ देगा, और कभी कभी अगर लॉन्ग आंसर में पूछा तो इस चीज़ को अपन एक्सप्लेन करना। ठीक, अब ये हो गया, इसे क्या बोलेंगे, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट बोलेंगे। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, जो हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन होता है, यह मतलब इनिशियल लेंथ जो होता है यह केवल हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन ही केवल इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जो कार्डियक इनर्वेशन पे यह डिपेंड नहीं करता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कार्डियक इनर्वेशन। कार्डियक इनर्वेशन का मतलब जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम एग्जाम्पल का बात करेंगे, जो ट्रांसप्लांटेड हार्ट है, अगर किसी में हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ, उस ट्रांसप्लांटेड हार्ट में जो उस हार्ट का कंट्रोल होगा, उस हार्ट को कंट्रोल करेगा कौन, उस हार्ट को कंट्रोल करेगा आपका इनिशियल लेंथ, जिसको हम प्री लोड बोलते हैं। इनिशियल लेंथ कंट्रोल करेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हार्ट में इनर्वेशन नहीं होता है, कार्डियक इनर्वेशन नहीं होता, मतलब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का सप्लाई नहीं होता है। अगर हम बात करें होमोमेट्रिक रेगुलेशन का, तो होमो का मतलब सेम, जहां लेंथ सेम हो, इसका मतलब लेंथ में चेंजिंग नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा यह इनिशियल लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा मसल्स फाइबर का। यह डिपेंड किस पे करेगा, यह कार्डियक इनर्वेशन पे डिपेंड करता है। कार्डियक इनर्वेशन का मतलब हो गया यह सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, यह पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन पे डिपेंड करता है। एक चीज़ याद रखना, तरीका याद करने का ये है, जो भी जहाँ पे भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, हार्ट के केसेस में हर चीज़ को बढ़ाएगा, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। लेकिन सिंपैथेटिक हार्ट के केस में सब चीज़ को बढ़ाएगा और बाकी जगह क्या करेगा, कम करेगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर अपन बात करते हैं प्रीलोड, प्रीलोड क्या होता है, प्रीलोड होता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले का जो लोड होता है, जो पहले जो एट्रियम में फिलिंग हुआ फिर वेंट्रिकल में फिलिंग होता है, इस पहले के फिनोमिना के, कॉन्ट्रैक्शन के पहले के फिनोमिना को अपन क्या बोलेंगे, प्रीलोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन, प्री लोड बोलेंगे। और प्री लोड को में क्या हो रहा है कि इंडायस्टोलिक वॉल्यूम हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ब्लड आ रहा है ना, मतलब इंडायस्टोलिक फिलिंग को क्या बोलेंगे, प्री लोड बोलेंगे। प्री लोड बोलेंगे, इज द प्री लोड टू द वेंट्रिकल बोलेंगे। और याद रखना, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम को ही कंसिडर किया जाता है मेजर ऑफ प्री लोड। मतलब आपका जो इंटरडायस्टोलिक वॉल्यूम है वो किस चीज़ को मेजर करेगा, वो प्री लोड को बताएगा, प्री लोड को बताएगा। एक यहाँ पे फैक्टर है कि इस तब प्री लोड को कौन इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, प्री लोड को जो इंक्रीज करेगा, या तो आप ब्लड का टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दो, या आप वीनस रिटर्न बढ़ा दो, या आप स्केलेटल मसल्स का पंपिंग करा दो। याद रखना, स्केलेटल मसल्स का पंपिंग कब होगा, जब एक्सरसाइज के केसेस में क्या होता है, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, मतलब टोटल ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे प्रीलोड क्या बढ़ जाएगा, प्रीलोड बढ़ जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो इंस्पिरेशन के टाइम पे प्रीलोड बढ़ता है, बढ़ता है क्यों, क्योंकि यह इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा। क्यों होगा, जब आप इंस्पिरेशन करोगे जो आपका रिप किएगा वहाँ पे क्या होगा, आपका वो स्वेल करता है, मतलब कि फूलता है, मतलब उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, और जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा ना, इसका मतलब वहाँ पे इंट्राथोरेसिक प्रेशर तो कम होगा लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये प्रीलोड का क्या होता है, आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर डिक्रीज कब होगा, या तो टोटल ब्लड वॉल्यूम को कम कर दो, या आप इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर को इंक्रीज कर दो। क्या? इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर को इंक्रीज कर दो, या स्टैंडिंग पोजीशंस में। मान लो कोई व्यक्ति सोया हुआ है, मान लो सपोज डेट यह रेड कलर का क्या है, कोई भी इंसान है वो सोया हुआ है, तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरा बॉडी हो रहा है ना। अगर इस बॉडी को खड़ा कर दो तो यह क्या हो जाएगा कि ब्लड सडन नीचे आएगा, नीचे आएगा ड्यू टू द ग्रेविटी भी अपन बोल सकते हैं, नीचे आएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लड इफेक्टिवली तुरंत तो ऊपर नहीं आएगा। तो ये नीचे आने के कारण जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रीलोड कम देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग पोजीशंस होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रीलोड तुम्हें कम देखने को मिलेगा। और याद रखना, यहाँ पे इंस्पिरेशंस में प्रीलोड बढ़ता था, यहाँ पे एक्सपीरेशंस में मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपीरेशन में क्या हो जाएगा, फोर्सफुल एक्सप्रेशन जनरली बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रीलोड कम हो जाएगा। अगर एक ग्राफ का बात करेंगे जिसको हम फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व बोलेंगे, तो यहाँ पे एक वाई एक्सिस पे लेना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, और एक्स एक्सिस पे लेना इनिशियल लेंथ ऑफ मायोकार्डियल फाइबर। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। मान लो लेंथ बढ़ाए, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, मान लेंथ बढ़ाए, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, लेंथ बढ़ाए, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, लेंथ बढ़ाए, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया। लेकिन एक आप लेंथ बढ़ाते जाओगे, एक ऐसा टाइम आएगा बढ़ना रुक जाएगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ाते जाओगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होते रहेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होते रहेगा। मतलब एक लिमिट तक ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, तो इस पूरा कर्व को बोलेंगे फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व बोलेंगे। अब आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग हार्ट रेट। हार्ट रेट को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है, अपन इससे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो आप इस, और कमेंट में ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, या तो कोई पॉइंट को समझाने में, या उस टॉपिक को अच्छे से डील नहीं कर पा रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट करो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।